नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका भाग 2 है व्यापार से युद्धों तक। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग। इस पूरे अध्याय में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हिंदुस्तान में अपने विस्तार का, इसी के साथ में उनके द्वारा किए गए युद्धों की बात करने वाले हैं और उनके द्वारा की गई नई शासन प्रणाली की भी बात करने वाले हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं किस प्रकार व्यापार से युद्ध तक जो है कंपनी पहुंचती है। आइए बात करते हैं। इससे पिछले भाग में हम पढ़ चुके थे कि कंपनी जो है वह बंगाल में 1651 ईस्वी के अंदर हुगली नदी के तट पर अपनी पहली इंग्लिश फैक्ट्री की क्या करती है, शुरुआत करती है और वहीं पर वे व्यापारी और सौदागरों को बसने के लिए भी उन्हें आग्रह करती है और इसके पश्चात वह उस क्षेत्र की किलेबंदी करनी शुरू कर देती है, जिससे बंगाल के नवाब जो हैं वो बड़े ही परेशान होते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर बंगाल के नवाब द्वारा विरोध किया जाएगा और विरोध करने पर कंपनी और बंगाल के नवाबों में युद्ध छिड़ जाएगा। चलिए तो बात करते हैं व्यापार से युद्धों तक। देखिए, मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। हम देखते हैं मुर्शीद कुली खान बंगाल के नवाब हुए, फिर अली वर्दी खान बंगाल के नवाब हुए और उसके पश्चात सिराजुद्दौला एक महत्वपूर्ण नवाब बनते हैं बंगाल के। हम देख रहे हैं कि उन्होंने यानी कि सिराजुद्दौला ने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। एक तरफ हमने पढ़ा था कि मुगल बादशाह ने कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी और एक तरफ हम पढ़ रहे हैं कि जो कंपनी है उसे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रियायत देने से मना कर रहे हैं। एक तरफ तो रियायत नहीं दी जा रही है और दूसरी तरफ उल्टा कंपनी से ही जो है नजराने मांगे जा रहे हैं, तोहफे मांगे जा रहे हैं। तो देखिए, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से ही नजराने मांगे गए। तो देखिए, अब ऐसी स्थिति में यहां पर एक छोटा सा हम देख रहे हैं, यहां पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कैसे? पहले कंपनी को शुल्क मुक्त काम करने की अनुमति थी, अभी सिराजुद्दौला जो है रियायत देने से मना कर रहे हैं। एक तरफ जो है कंपनी से ही नजराने मांगे जा रहे हैं, तो वैचारिक टकराव है ना, सीधी सी बात है, मतभेद तो होगा ही। चलिए देखते हैं। उन्होंने सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया, यानी कि कंपनी को सिक्के डालने भी नहीं दिए और इसी के साथ में उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। यानी कि कंपनी ने जो कोठी बनाई थी और कोठी के आसपास लोगों को बसाया था, फिर इसकी किलेबंदी कर दी थी, इस किलेबंदी को भी रोक दिया नवाब ने। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला इस किलेबंदी को भी रोक देते हैं। अब क्या होता है, कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार से कोई नजराना और टैक्स जो है वो बंगाल के नवाब को नहीं देना चाहती थी और इसी के साथ में उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों को अपमानित करने का भी प्रयास किया। अब देखिए, दोनों के बीच में टकराव हो रहा है। एक तरफ यहां पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है, एक तरफ यहां पर कंपनी है। सिराजुद्दौला कंपनी को रियायत नहीं दे रहे हैं, छूट नहीं दे रहे हैं। एक तरफ कंपनी जो है वह भी मना कर रही है किसी भी प्रकार का टैक्स देने से। साथ में सिराजुद्दौला जो है कंपनी के काम में जो है बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ना उन्हें सिक्के डालने दे रहे हैं, ना ही जो है उन्हें रियायत मुक्त, है ना ही उन्हें जो है काम करने दे रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, यहां पर दोनों के बीच में फिर टकराव होगा। व्यापार से यह जो कसौटी है अब युद्धों तक पहुंचने वाली है। देखिए, इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुई। प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हम देखते हैं 1757 ईस्वी के अंदर जो है प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों को सफलता मिलती है। उसके पीछे भी जो है नवाब के साथ में एक विश्वासघात की बात हमें देखने को मिलती है। आइए बात करते हैं। चलिए प्लासी की बात करें। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जानो, जो प्लासी जो है, इस प्लासी शब्द को प्लासी न कहकर पैलाशी कहते थे। ठीक है, पैलाशी, ठीक है, पालाशी या फिर पैलाशी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो है पलाश के जो है वृक्ष हुआ करते थे काफी ज्यादा, उस नाम पर जो है इसे पलाशी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने इसका नाम बिगाड़ दिया और इसको पलासी कर दिया। ठीक है, ये हो गया क्या, फिर प्लासी हो गया। ठीक है, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें देने में आनाकानी न करे, यानी कंपनी को ऐसा कठपुतली शासक चाहिए था जो कि उसकी उंगलियों पर, इशारों पर नाचे, जैसा कंपनी बोले वैसा करे। ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला ऐसा नहीं था।
वो कठपुतली नवाब नहीं था। ऐसे में दोनों के बीच में लड़ाई होना स्वाभाविक सी बात थी। सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य में किलेबंदी रोके और राजस्व चुकाए, कि एक तो जो किलेबंदी कर रहे हो उसे रोक दो, आपको कोई अधिकार नहीं है यहां पर किलेबंदी करने का, और दूसरा आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको यहां पर राजस्व देना पड़ेगा, राजस्व मुक्त व्यापार करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, अब जो है जब कंपनी आनाकानी कर रही है तो नवाब क्या करेंगे, नवाब ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला कर दिया। अब देखिए, जब नवाब के द्वारा हमला किया जाएगा तो हमले का फिर जवाब भी दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो नवाब यहां पर एक तरफ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला करते हैं और उसके बाद में नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए रुख कर लिया। तो इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला किया गया, कलकत्ता की तरफ रुख किया गया। ऐसी सिचुएशन में कंपनी शांत नहीं रह सकती थी। तो यहां पर हम देखते हैं मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया कि भाई जाओ और सिराजुद्दौला का सामना करो, सिराजुद्दौला की जो 30,000 सिपाहियों की सेना है उसका सामना करो। अब क्लाइव भाई साहब जो है वो भी पहुंच जाते हैं। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया, यानी कि कंपनी की जो सेना होती है उसका नेतृत्व करते हैं, एक तरफ से सेनापति का काम करते हैं। यहां पर सिराजुद्दौला क्या करते हैं, एक चाल चलते हैं और मीर जाफर को अपने साथ मिला लेते हैं। ठीक है, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला की तरफ से ही होता है, लेकिन इसे जो है कंपनी अपनी तरफ मिला लेती है। इसको लालच दिया जाता है कि अगर आप हमारा साथ दोगे तो सिराजुद्दौला को हराने के पश्चात हम आपको नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर को लगा अच्छी बात है भाई, हम ऐसे ही फ्री में ही नवाब बन जाएंगे। तो मीर जाफर जो है सैनिक टुकड़ी लेके तो पहुंचता है नवाब की तरफ से, लेकिन मीर जाफर नवाब की तरफ से लड़ाई नहीं करता है, वह खड़ा ही रहता है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसके साथ में अब क्या कर ली थी, एक प्रकार से संधि कर ली थी कि आपको जो है हेल्प नहीं करनी है सिराजुद्दौला की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। प्लासी की जंग भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी और इस प्रकार एक धोखे से मीर जाफर का भी धोखा हुआ, धोखे से जो है सिराजुद्दौला को हराया जाता है और कंपनी जो है वह भारत में जीतती है। कंपनी की जो ये पहली जीत मानी जाती है, जो एक सबसे अच्छी जीत, शानदार जीत मानी जाती है 1757 में प्लासी का युद्ध। इसके बाद में हम एक 1764 में बक्सर का युद्ध भी देखते हैं, जो बची कुची कसर होती है वो बक्सर में पूरी हो जाती है। चलिए, तो ये प्लासी कहां पर है प्यारे बच्चों, बंगाल के अंदर है, याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी की जंग के बाद मीर जाफर नवाब बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अंग्रेजों को एक ऐसा कठपुतली शासक चाहिए था, ऐसा कठपुतली नवाब चाहिए था जो कि अंग्रेजों के इशारों पर नाचे, अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचे और जैसा अंग्रेज बोले वैसा करे, जितना मुनाफा अंग्रेज चाहे उतना दे। तो यहां पर मीर जाफर नवाब तो बन गए, लेकिन जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर जाफर कंपनी की मांगों को पूरी नहीं कर पा रहा था, कंपनी जो है वो मांगती जा रही थी, मांगती जा रही थी, मांगती जा रही थी। मीर जाफर पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था, लास्ट में उसने भी हाथ जोड़ लिए कि भाई अब इतनी, इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो कंपनी को क्या था, इसको नवाब बनाया, वैसे ही इसको हटा दिया और उसके बाद में मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया कि चलो तुम नवाब बन जाओ, तुम हमारी इच्छाएं पूरी कर देना। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा, यानी कि उसके बाद में जब मीर कासिम है तो मीर कासिम भी फिर आगे चलकर आनाकानी करने लगा। तो उसके बाद में फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई और उसमें मीर कासिम को भी फिर हराना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कंपनी अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए नवाबों को नियुक्त करती है और नवाबों से अपनी मनचाही जो राशि है वो वसूलने का प्रयास करती है। फिर मीर कासिम जो है उसको हटा दिया जाता है और उसके बाद में उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया कि चलो ठीक है, अब मीर कासिम के अब तुम वापिस आ जाओ। तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहता है ना। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे कि भाई हर महीने आप तो 5 लाख रुपए हमें दे देना, ठीक है, बाकी आपको जो करना है वो करते रहना। कंपनी और ज्यादा इलाके तथा और ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में मीर जाफर की फिर मृत्यु हो जाती है। अब मीर जाफर की मृत्यु हो गई तो फिर अब नए नवाब आएंगे, है ना, फिर उनसे संधि करनी पड़ेगी और कंपनी क्या चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में अपना विस्तार करना चाहती थी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने एक ऐलान किया था कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मीर जाफर है वो भी पूरी तरीके से इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा, कासिम है वो भी आनाकानी कर रहा था। तो कंपनी को लगा कि क्यों ना हम खुद ही नवाब बन जाएं।
नवाब बनने से मतलब है कि अपनी सत्ता को स्थापित करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। ये लो जी, यहां पर 1765 में जो मुगल बादशाह होते हैं वो कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर देते हैं कि लो जी भाई, बंगाल की राजस्व वसूली वगैरह जो है अब ये अब सब आपके हाथ में है। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। ठीक है, जो कि कंपनी चाहती थी, कंपनी नवाब बनना चाहती थी और कंपनी चाहती थी बंगाल के राजस्व पर अधिकार करना, नियंत्रण करना। तो मुगल बादशाह द्वारा यह अधिकार भी दे दिया जाता है। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। क्यों? पहले जो है यहां पर व्यापार होता था, सोने के बदले जो है वस्तुएं ली जाती थी, लेकिन अब क्या होने लगा, अब ब्रिटेन से सोना कम मंगाया जाने लगा, भारत में ही कमाई होने लग गई। भारत में जो कमाई होती थी उसी कमाई से जो है कंपनी अपने सारे खर्चे उठा लेती थी, अपने अधिकारियों की तनख्वाह दे देती थी, उनके जो दैनिक खर्चे उनको पूरा कर लेती थी, सेना का खर्चा उठा लेती थी। सारे काम जो है भारत में हुई कमाई से ही हो जाते थे, इसलिए ब्रिटेन से जो है सोना आना अब कम हो जाता है। अब भारत से होने वाली आमदनी से के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा भी खरीद सकती थी। इसके अलावा जो अन्य खर्चे हैं, अपने अफसरों को देना, सैनिकों की रखरखाव, ये सारे खर्चे भी जो है कंपनी इससे चला सकती थी बड़े ही आसानी से। यहां पर हमने एक शब्द पढ़ा था, कठपुतली। तो कठपुतली वैसे तो हम देखते हैं कि एक खिलौना होता है जिसको धागों से जो है उसके हाथ पैरों को जो है बांधा जाता है और उसे अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है। लेकिन यहां पर जो कठपुतली शब्द का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों, वो हुआ है एक ऐसे शासक के बारे में जो अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचे, उनके इशारों पर काम करें। तो यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अक्सर हम कह देते हैं ना कि तू तो यार इसका कठपुतली है, ये जैसे बोलता है वैसे ही तुम करते हो। चलिए आगे हम देखते हैं, कंपनी के अफसर नवाब नवाब बन बैठे। भाई क्लाइव ने क्या घोषणा की थी कि हमें ही नवाब बनना पड़ेगा, और ऐसा ही होता है। भाई नवाब बनने से सीधा सीधा मतलब है कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत आ चुकी है। सत्ता भी आ चुकी है और ताकत भी आ चुकी है, नवाब बन चुकी है कंपनी। यहां पर बंगाल के असली नवाबों को बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को जमीन और बहुत सारा पैसा दे। अब बंगाल के जो अफसर है उन पर जो है दबाव बनाया गया कि कंपनी के जो अफसर है उनको जमीन दो और पैसा दो। हमने देखा था रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो हिंदुस्तान में बेहिसाब संपत्ति बना लेता है, बेहिसाब संपत्ति, बेहिसाब पैसा जोड़ लेता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी, इतनी ज्यादा दौलत जमा करी कि आगे चलकर जो है इस पर क्या होता है, केस भी चलता है। 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। 1772 में इस पर आरोप लगाया जाता है ब्रिटिश संसद के अंदर। हालांकि इसे जो है भ्रष्टाचार के आरोप से मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन 1774 के अंदर ये जो है क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। उसे भ्रष्टाचार आरोप से बरी कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली थी। कंपनी के जो अफसर धन दौलत लेकर वापस लौट गए, यानी कि वापस इंग्लैंड चले गए, वहां के लोग उन्हें नोब कहते थे, नोब। और ये जो नोब शब्द है ये नवाब से ही आया है, नवाब से ही नोब शब्द बना है। ठीक है, क्योंकि कंपनी यहां पर नवाब बन गई थी। तो जब कंपनी के जो व्यापारी है खूब सारा धन लेकर कंपनी के लोग जब वापस जाते थे वहां और खूब ऐशो आराम से रहते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, नौब, कि भाई ये तो नौब आ गए हिंदुस्तान से, ऐसा उन्हें कहा जाता था। चलिए, तो इस भाग में हमने क्या सीखा है, इस भाग में हमने सीखा कि कंपनी का बंगाल पर अधिकार कैसे होता है, जिसमें हमने दो महत्वपूर्ण युद्धों की बात करी है। प्लासी का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली सफलता अंग्रेजों की हिंदुस्तान पर, और दूसरी बक्सर की लड़ाई की हमने बात करी है। इसी के साथ में हम देखते हैं कंपनी की सत्ता में वृद्धि होना। कंपनी अपनी सत्ता में विस्तार करती है, बंगाल पर अधिकार करती है, उसे दीवानी अधिकार भी मिल जाते हैं, राजस्व वसूली के अधिकार उसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इस भाग में देखी है। आइए अब थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, सिराजुद्दौला कब नवाब बने थे? 1755 में, 1756 में, 1757 में, या 1758 में? तो सिराजुद्दौला 1756 के अंदर जो है नवाब बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला और मीर जाफर, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान? तो यहां पर सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। मीर जाफर ने धोखा किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर, इसने सिराजुद्दौला के साथ क्या किया था, धोखा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1761, 62, 63 या 64? तो बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य और असत्य वाला।
देखते हैं। 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी के सेना का नेतृत्व किया था। बिल्कुल बात सत्य है, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो नेतृत्व करता है। इसी के साथ में हम रिक्त स्थान को भरो वाला क्वेश्चन देखते हैं। डैश 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 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर देखते हैं कि 1765 में मुगल सम्राट जो है वो कंपनी को ही बंगाल का दीवान नियुक्त कर देते हैं। चलिए, तो यह भाग यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।